चलिए आज देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का तात्पर्य है कि कोई भी काम भूतकाल में बहुत पहले ही समाप्त हो चुका हुआ होता है। जैसे उदाहरण हम देखते हैं, जैसे रावण ने सीता का अपहरण किया था, राम ने रावण का वध किया था, हनुमान ने लंका जलाया था। ये सब काम बहुत पहले हो चुका है, भूतकाल में ये बीत चुका है काम। तो जो काम बहुत पहले हो चुका है, जो पास्ट में हो चुका है, उसको हम मानते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। जैसे मैंने कल भोजन पकाया था, राम बाजार गया था, सब में था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, इसका पहचान है। लेकिन इस टेंस में कभी कभी दो क्लॉज होते हैं, दो सेंटेंस होते हैं, दो टेंस एक ही में होते हैं। जो सेंटेंस होता है बीच में के बाद या के पहले लग करके दो टेंस इसमें आता है, और दोनों टेंस का अनुवाद जो होता है एक पास्ट इंडिफिनिट में होता है तो दूसरा पास्ट परफेक्ट में होता है। उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन मुख्यतः जो बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं कि मैं गया था, वहां आया था, मैंने शेर देखा था, तो ये तो बोलचाल की भाषा में हम प्रयोग करते हैं। लेकिन जो हम एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं या परीक्षा में जो पूछा जाता है, उसमें दोनों टेंस मिश्रित होता है और दोनों टेंस मिला के पूछा जाता है, और उसका अनुवाद हम एक पास्ट इंडिफिनिट में करते हैं तो एक पास्ट परफेक्ट में करते हैं। उससे पहले हम परिभाषा पर ध्यान देते हैं, परिभाषा पर चर्चा करते हैं, तब उस पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए सेंटेंस को देखते हैं और परिभाषा को देखते हैं। इसमें परिभाषा क्या है कि जिस संधि वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा रहता है, वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। इसका मुख्य जो है पहचान यही है, चुका था, चुकी थी, चुके थे। और कहने का तात्पर्य है कि काम बहुत पहले समाप्त हो चुका हुआ होता है, पास्ट समय में ही, बीते हुए समय में भी काम समाप्त हो चुका हुआ होता है, ऐसा प्रतीत होता है। तो वह वाक्य जो होता है सो पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। अब इसका उदाहरण हम देखते हैं, एग्जाम्पल कुछ है। जैसे वह पत्र लिख चुका था, यहां देखें चुका था, इसी से पता चला कि पास्ट परफेक्ट टेंस का है। फिर है राम ने रावण का वध किया था। वध किया था मतलब क्या, मार चुका था, ठीक बात है, तो किया था, इससे क्या पता चला, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो कहने का तात्पर्य है कि चुका के साथ था जहां रहेगा तो हमको मान लेना है कि वह पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। लेकिन ये बोलचाल की भाषा में तो हम हमेशा प्रयोग करते हैं, इसका अनुवाद भी हम कर सकते हैं। परीक्षा में या किताब में भी आप देखते होंगे तो उसमें दो क्लॉज होता है, एक पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस होता है और दूसरा पास्ट परफेक्ट का होता है। बीच में या तो के बाद लगा हुआ रहता है या के पहले लगा हुआ होता है। तो जैसे कि उदाहरण हम देते हैं, जैसे पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे। पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुके थे। यहां ध्यान दें, यहां पे है कि पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुके थे। यहां भी क्रिया में चुका था, चुकी थी, चुके थे वाला अनुभव है। लेकिन दो सेंटेंस है, एक है चोर का भागना और दूसरा है पुलिस का आना। तो पहले कौन सा काम हुआ, पहले हुआ चोर का भागना, मतलब ये पास्ट में हुआ। पास्ट में तो दोनों है, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट में हुआ और ये आपका पास्ट इंडिफिनिट में हुआ। एक और उदाहरण हम लेते हैं, उदाहरण को देखें। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। यहां देखें, रोगी मर चुका था, एक सेंटेंस है, और दूसरा है डॉक्टर का आना, ठीक है। तो एक है इसमें जो पास्ट परफेक्ट में बनेगा और एक पास्ट इंडिफिनिट में। उससे नीचे वाले सेंटेंस को देखें, घंटी बजने के पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था। देखें, ये मैं स्कूल पहुंच चुका था, तो वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा और ये पास्ट इंडिफिनिट में घंटी का बजना। कहने का तात्पर्य है कि रोगी मर चुका था कि पहले डॉक्टर आया था, मैं स्कूल पहुंच चुका था कि पहले घंटी बजी थी। तो ध्यान में ये रखना कि पहले रोगी मर चुका था, इसलिए ये पहले बनेगा, बाद में डॉक्टर आया। इसमें है कि मैं स्कूल पहुंच चुका था, ये पहले काम हुआ,
बाद में घंटी बजी, तो जो काम पहले हुआ उसके साथ था भी लगा हुआ है, तो ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा और ये आपका पास्ट इंडिफिनिट में बनेगा। तो ये है इसका तरीका समझने का कि कौन कब बनेगा। और के पहले का इंग्लिश बिफोर होगा, के पहले का इंग्लिश इसमें बिफोर होगा। इस तरह का सेंटेंस आपको परीक्षा में मिलता है। और बोलचाल की भाषा में सीधा सीधी, मैं घर गया था, वह आया था, हम लोगों ने देखा था, यह भी पास्ट टेंस में बनता है, पास्ट परफेक्ट में बनता है। लेकिन कभी कभी लोग किताब में देखोगे तो पास्ट इंडिफिनिट में भी इसको बना देता है। तो बोलचाल की भाषा में हम क्या प्रयोग करते हैं, हम बोलते हैं, दूसरा समझ भी जाता है। लेकिन किताबी नॉलेज जो होता है, जो किताब में पूछता है, वो इस टाइप से होता है, इसलिए इसको पहले समझना जरूरी है और इसी के आधार पर आपको ट्रांसलेशन भी बनाना है। चलिए अब इसका बनाने का हम विधि को सीखते हैं। चलिए बनाने के नियम को देखते हैं। नियम कहता है कि ऐसे वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए हेल्पिंग वर्ब, एस भी का मतलब हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड, ध्यान दें सभी के साथ हैड का एवं वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग किया जाता है। सब में क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड का प्रयोग करना है और वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग करना है। जैसे कि कुछ उदाहरण हम दिए थे पिछले बार, एक नया उदाहरण कुछ ले लेते हैं। जैसे वह विद्यालय गया था, विद्यालय गया था। लेते हैं राम ने रावण का वध किया था, राम ने रावण को मारा था, मान लीजिए वध किया था मतलब मारा था, मारा था का मतलब क्या, जान से मारा था। तो राम ने रावण को मारा था। अब दो उदाहरण आपको हम दे रहे हैं, वह विद्यालय गया था और राम ने रावण को मारा था। मारा था का मतलब वध किया था। चलिए ये भी काम भूतकाल में हुआ है, ये भी काम भूतकाल में हुआ है, मतलब ये दोनों काम पहले ही हो चुका है। ये इसी सेंटेंस का है, इसी का वाक्य है, ये इसी टेंस का ये वाक्य है। तो क्या है, ये इसी टेंस का वाक्य है। इसका बनेगा क्या, तो बनाने का तरीका जो होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, तब हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, इसमें वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग होता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तब कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। ये बात तो पहले सब्जेक्ट, तब हेल्पिंग वर्ब, तब वर्ब का तीसरा रूप, तब ऑब्जेक्ट, तब कॉम्प्लीमेंट। इसमें क्या है, छाटे, ये सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है नहीं, जाने के बाद ऑब्जेक्ट होता है नहीं, तो इसको अदर वर्ड मान लेंगे हम। और जाना ये वर्ब का तीसरा रूप लगेगा, इसमें ये वर्ब है आपका, ठीक ना। इसमें राम ने सब्जेक्ट, मारना वर्ब, इसको हेल्पिंग वर्ब मानते हैं। ये जो है था क्या हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, और रावण को ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए अब इसको हम बनाते हैं। वह विद्यालय गया था, तो वह में पहले वह का इंग्लिश क्या होगा, ही, सब्जेक्ट लिख दिए, पहले सब्जेक्ट बोल रहा है, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है इसमें, हैड, ही हैड। इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, तो गो का तीसरा रूप क्या होगा, गोन। इसके बाद अदर वर्ड है, इसको ऑब्जेक्ट लिखेंगे या अदर वर्ड लिखेंगे, तो अदर वर्ड क्या है, विद्यालय, तो गोन टू अ स्कूल। चलिए उससे नीचे राम ने रावण को मारा था, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे इसका हम, सब्जेक्ट क्या है, राम, राम लिखेंगे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, था, वही हैड सबके साथ तो लग ही रहा है, जनरली सबके साथ इसमें हैड का ही प्रयोग करना है। इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप क्या है, मारना का तीसरा रूप होगा किल्ड। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, रावण, तो लिखेंगे रावण, ठीक है। ये आपका बन गया। लेकिन ये तो बोलचाल की भाषा में जो हम प्रयोग करते हैं उसके अनुसार हुआ, लेकिन जो किताबों में मिलता है, जो परीक्षाओं में हमको मिलता है, उस परीक्षा में हम कैसे बनाएंगे उसको सीखना जरूरी है, ठीक है। तो उस उदाहरण को हम लेते हैं जो पास्ट परफेक्ट में भी होता है और पास्ट इंडिफिनिट में भी होता है। तो कैसे वो बनेगा उस पर अब हम चर्चा कर लेते हैं, उसका भी एक दो उदाहरण देख लेते हैं। तो इन उदाहरणों को आप देखें, दो उदाहरण हम आपको दिए हैं, इसको आप बारीकी से समझ लेंगे तो कहीं दिक्कत आपको नहीं होगा।
चलिए, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। पहले कौन सा काम हुआ? डॉक्टर आया कि रोगी मरा? तो पहले तो रोगी मरा। तो ये रोगी मर चुका था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है। और डॉक्टर का आना ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। वैसे घंटी बजने के पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था, पहले कौन सा काम हुआ? स्कूल का पहुंचना, बाद में बजा घंटी। तो ये मैं स्कूल पहुंच चुका था, ये आपका पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। और घंटी का बजना ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। चलिए, अब इसका बनता कैसे है? तो बनने का इसका एक सूत्र हम लिख दे रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट तो आप पढ़े ही हैं। पास्ट इंडेफिनिट अगर नहीं आप बढ़िया से सीखे होंगे, मेरा पिछला वीडियो आप देख लेंगे, पास्ट इंडेफिनिट को हमने बताया है। पास्ट परफेक्ट में ये बनेगा और ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। दोनों का जो सूत्र होता है, उस सूत्र को अब हम लिखते हैं। उसको आप याद कर लेंगे तो दिक्कत कहीं नहीं होगा। चलिए, इस सूत्र को आप देख लें। इसमें है कि पहले हमको बनाना है पास्ट परफेक्ट का। तो पास्ट परफेक्ट में होता क्या है? सब्जेक्ट लगेगा, सभी के साथ हैड लगेगा, वर्ब का तीसरा रूप, इसके बाद अदर वर्ड, फिर आएगा आपका बीच में बिफोर। बिफोर किसका इंग्लिश होता है? के पहले का। ठीक है, तो फिर क्या आएगा? बिफोर। इसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा और वर्ब का दूसरा रूप और अदर वर्ड। तो ये किसका है? ये आपका यहां से यहां तक जो है ये पास्ट परफेक्ट का है, पास्ट परफेक्ट का। और ये जो है पास्ट इंडेफिनिट का। बनाने में कहीं दिक्कत अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिस्टम यही है इसका। चलिए, इसका अंग्रेजी अनुवाद करते हैं। दो पार्ट में बटा हुआ है, दोनों पार्ट में बांट के बनाएंगे। पहले किसका बनाएंगे? रोगी मर चुका था। इसके बाद लिखेंगे के पहले का इंग्लिश। इसके बाद बनाएंगे डॉक्टर के आना। ठीक है, चलिए बनाते हैं। रोगी मर चुका था का मतलब हो गया द पेशेंट, ये हो गया सब्जेक्ट। इसके बाद हैड, इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप क्या हो गया? मरना। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है? बिफोर। बिफोर किसका इंग्लिश? के पहले का, तो हम लिखेंगे बी फोर। इसके बाद क्या है? डॉक्टर के आना, मतलब क्या हुआ? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? डॉक्टर, द डॉक्टर। इसके बाद आना का दूसरा रूप, यहां वर्ब का दूसरा रूप केम, द डॉक्टर केम। ये बन गया। चलिए, अब दूसरा को देखते हैं। घंटी बजने के पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था। पहले कौन बनेगा? मैं स्कूल पहुंच चुका था। मैं मतलब सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट आई। इसके बाद क्या बोल रहा है? हैड, सबके साथ था का इंग्लिश हैड। इसके बाद क्या बोल रहा है? वर्ब का तीसरा रूप पहुंचना का रीच्ड। इसके बाद क्या बोल रहा है? अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट क्या है? अ स्कूल, तो लिखेंगे अ स्कूल। आई हैड रीच्ड अ स्कूल। इसके बाद क्या बोल रहा है? बिफोर, किसका इंग्लिश? के पहले का, लिखेंगे बी फोर। इसके बाद क्या बोल रहा है? फिर सब्जेक्ट और भी टू, ये किसका है? पास्ट इंडेफिनिट का। इसमें सब्जेक्ट क्या है? घंटी, तो लिखेंगे द बेल। इसके बाद बजना का दूसरा रूप द रिंग। क्लियर? तो ये है बनाने का इसका तरीका। आपको याद रखना है कि पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हैड लिखना है, फिर वर्ब का तीसरा रूप और अदर वर्ड जो होगा सो। बीच में बिफोर, किसका इंग्लिश? के पहले का, फिर सब्जेक्ट, फिर भी टू और अदर वर्ड। कहने का तात्पर्य यह है कि ये पास्ट परफेक्ट का और ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस बन जाता है। उसी के आधार पर आपको इस टेंस को बनाना है। तो आपको इसको बनाने में कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, इस वीडियो को आप लोग एक बार, दो बार, जितना हो सके देखिए, जब तक आप नहीं समझ पाए। और अगर समझ जाते हैं तो देखने की आवश्यकता एक बार से दोबारा नहीं होगा। लेकिन अगर नहीं समझ पाते हैं तो एक से दो बार आप इसको देखें और समझें। ध्यान रहे, इस टेंस की खासियत यह है कि दो टेंस इसमें होता है। पहला पास्ट परफेक्ट में बनता है, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में। हमने बताया कि ये परीक्षाओं में पूछने वाले प्रश्न होते हैं, इसलिए इसको आपको समझना जरूरी है। लेकिन बोलचाल की भाषा में इस टाइप से नहीं भी मिलता है, तो हम जो बोलते हैं, जो प्रचलन में है, उसके आधार पर ट्रांसलेशन बोलेंगे, बनाएंगे हम। ठीक है, तो वो दोनों तरीका हमने आपको बता दिया, दोनों को आप समझ लीजिए। चलिए, आज इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।